ओके, पुनः आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम बात करेंगे जो मछली का जो तालाब है उसका निर्माण कैसे करना। मछली पालन का या कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसके कुछ टिप्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं कि जिसपे उसका प्रॉफिटेबिलिटी या उसका प्रॉफिट मार्जिन है जो निर्भर करता है। ऐसे ही मछली पालन में मेजर जो कंपोनेंट की बात करते हैं, एक तालाब होता है हमारे पास, एक मछली की स्पीसीज है और एक उसको खाना। तीन चीजें आपके पास मेजर हैं जो आपके जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से प्रॉफिट जो आप होने वाला, तीन कंपोनेंट उसको डिटरमाइन करते हैं। पॉन्ड, फिश की स्पीसीज कौन सी करते हैं और फीड कौन सा यूज करते हैं। फोर्थ है, इन तीनों के साथ साथ आपने आपका मैनेजमेंट क्या रहेगा। अगर चार चीजें आपके कंट्रोल में हैं और चार चीजें कंट्रोल में है, मतलब ये है कि आपके पास तीन चीजें हैं एज पर स्टैंडर्ड है कि पॉन्ड जैसा बनाना चाहिए वैसा पॉन्ड है, स्पीसीज जो अच्छी सिलेक्शन आपने कर ली और फीड आपने अच्छा सिलेक्ट कर लिया, तो तीन पैरामीटर आपके फिक्स हो गए। और फोर्थ है आपका मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट होगा तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हो। आपने भी कभी सुना होगा, ये दो दो किसान है, दोनों के पास एक एक हेक्टर जमीन है, तो लेकिन दोनों की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। उसका यही कारण है कि उसने जो किसी भी खेत का चुनाव किया या कौन सी फसल का चुनाव किया या फिर उसने कौन से खाद बीज दिए, तो सबका मैनेजमेंट कैसे किया, वो सारे फैक्टर आते हैं। तो ऐसे ही मछली में भी वही निर्भर करता है। तो आप अभी हम जो बात करेंगे मोटे मोटा, एक तो तालाब को किस कहाँ पे बनाएं, चाहे वो 1 हेक्टर बनाए या 2 हेक्टर बनाए या पूरा कमर्शियल फार्म बनाए, तो उसके लिए स्थान का चुनाव करना है। उसके लिए जो बेसिक दो तीन चीजें होती है कि एरिया कैसा होना चाहिए, उसके एरिया के साथ वहाँ की मिट्टी कैसे होनी चाहिए, पानी कैसे होना चाहिए, मोटे मोटे चीजें वो देखते हैं। फिर उसका निर्माण कैसे करते हैं, तो वो इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे पहले पूछ रहे थे कितनी डेप्थ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है आप वो इस चैप्टर में केवल तालाब के निर्माण से संबंधित अभी आप लिखना शुरू कर लो। लास्ट में जितने मर्जी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लेना, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो तालाब का निर्माण की जो बात है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा कि हमारे को करना होता है इलाका और स्थान का चुनाव। किस इलाके में मछली पालन करना है हमारे को और किस स्थान पे करना है, क्योंकि एक ऐसा तो नहीं आप कहीं पे भी कमर्शियल फार्म करते हैं या पैसे के लिए करते हैं तो कहीं भी बना दोगे। तो सबसे पहले आपको इलाका देखना होता है। इलाका जैसे आप सभी लोग जानते होंगे इलाका क्या होता है। इलाका जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में इलाका जब हम सिलेक्शन करते हैं उसको मतलब कौन से स्टेट में काम करना है। ऐसा नहीं कि जाके आप हिमाचल में कहोगे मैं जाके कतला रूम बिगल का पालन करूंगा, नहीं, वो संभव नहीं है। आप पहले डिसाइड करोगे कि आप मछली पालन में क्या काम करना चाहते हो। रंगीन मछलियां करना चाहते हो या बच्चे का करना चाहते हो या कल्चर का करना चाहते हो या कैटफिश का करना चाहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना फार्म को सबसे पहला काम ये होता है। फिर उसके लिए कहाँ का वातावरण ठीक है वो इलाका आपको सिलेक्ट करना होता है। इलाके का मतलब पूरा कंट्री, कंट्री में स्टेट, स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक, ब्लॉक में तालुका, तालुका में आपका खसरा नंबर, वो ऐसे पिन पॉइंट रिड्यूस करते जाते हैं फनल की तरह। ये आपका कहलाता है इलाका। तो इलाके का जो चुनाव है सबसे पहले इलाके का चुनाव करते हैं और ज्यादातर जो सक्सेस है वो निर्भर करती है आपकी आपके इलाके पे। जो उसके बाद जो दूसरी चीज आती है आपको, वो आती है एक स्थान का चुनाव करना। जब आपने कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई गांव या जो भी सिलेक्शन कर लिया आपने जहाँ करना था आपको, तो उसके बाद जो चीज आती है वो आता है आपका स्थान। स्थान, आदर्श स्थान का चुनाव करना है। कैसे करना था स्थान का चुनाव, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो उसमें क्या है कि तो जहां पे भी आपको स्थान का चुनाव करना, वहां के जो सक्षम अधिकारी हैं, फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर है या असिस्टेंट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर है या डीएफओ है, जो जो भी आपके यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जो भी आपके डिवीजन में लगते हैं, उनसे आपको अनुमति लेनी है। किस काम के लिए लेनी, किसके नहीं, वो हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। फिर उस इलाके में कौन कौन सी पहले से गतिविधियां, ऐसा नहीं मैं क्या आपको कर जैसे अलग अलग है मछली पालन, ऐसा नहीं कि मछली पालन में एक तरह का काम होता है। जैसे खेती में कोई मक्का करता है, कोई धान करता है, कोई गवार करता है, कोई पल्सिस करता है, कोई वेजिटेबल करता है, कोई करता है। ऐसे ही मछली में भी बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं। उनके लिए हर एरिया में सभी नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग स्थान होता है। इसलिए आपको पहले से आपके एरिया में क्या काम चल रहा है, वहाँ मछली पालन का बच्चे का होता है या कैटफिश का होता है या कैटफिश ब्रीडिंग होता है, वो आपको एरिया में पहले सबसे पहले जांच करनी है, उसकी जानना है। फिर वहां पे जो भी आप काम करते हैं, रंगीन मछली का करें या कैटफिश का करें या कार्प का करें, उसकी बाजार की संभावनाएं क्या है, उस बाजार में कितना उत्पाद आता है और कितनी वहां की डिमांड है, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो
फिर दूसरा वहां पे उसका जो सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कैसी है, वहां के लोग मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो पालने देंगे या नहीं पालने देंगे, ये देखना। और उसके अलावा कुछ दूसरी एक्टिविटीज है जिनकी आपको पूरी जानकारी फार्म का काम स्टार्ट करने से पहले करनी होती है। जब हम सक्षम अधिकारी से अनुमति की बात करते हैं, कृषि या कृषि से संबंधित कोई भी आप अगर फार्मिंग सिस्टम लेते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर करें या एनिमल करें या पोल्ट्री करें या पिगरी करें या मछली करें, उसके लिए किसी के लिए भी आपको किसी सरकारी अधिकारी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। मोटे मोटे तौर पे केवल अगर आपको पैसा सरकार से लेना है, सब्सिडीज में लेना है या लोन में लेना है, तो उस दशा में आपको वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क भी करना पड़ेगा। संपर्क करके उनसे अनुमति भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो पेपर क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आपको ना कहीं सब्सिडी मिलेगी, ना ही आपको वहीं से कोई लोन मिल सकता है या ना ही सब्सिडी मिल सकती। तो इसलिए वहां के जो भी सक्षम अधिकारी है वहां से आपको लेनी पड़ेगी। पर अगर आपके पास अपनी जमीन है, अपना पैसा है, तो आपको बिना किसी भी अधिकारी से कोई परमिशन लिए आप कोई भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से संबंधित काम कर सकते हैं, मछली से संबंधित भी कोई भी काम कर सकते हैं। आपको ना तो कोई इस पे टैक्स पे करना होता है जब आप एज ए फार्मर काम करते हैं, ना ही आपको कोई अनुमति लेनी होती है। केवल कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, कुछ में भी क्या कहें, केवल एक स्पीसीज ऐसी है, अगर आपको उसका काम शुरू करना, जिसको आप तिलापिया बोलते हैं, अगर आपने कुछ लोगों देखा होगा, इसके बाद वाले लेक्चर में आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे तिलापिया कैसी होती है। उस तिलापिया के पालन के लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेनी। अगर उस मछली के बच्चे पैदा करने के लिए आपको हैचरी लगानी है, तो उसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसका कोई कारण है। कारण ये है कि वो मछली एक तो विदेशी है, और आज से कुछ साल पहले अगर आप 5-6 साल पीछे की बात करेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान में उस मछली का पालन लीगलाइज नहीं था, उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो बैन था। जैसे अभी बिग हेड का या थाई मागुर का बैन है, ऐसे ही उसका भी बैन था, कोई पाल नहीं सकता था। अगर कोई पालता था, अगर सरकार चाहती तो उसके खिलाफ केस कर सकती थी, गैर जमानती वारंट जो होते हैं तो वो भी जारी हो सकते थे उसके लिए, क्योंकि वो विदेशी मछली थी और हमारे जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान करती थी। पर यहाँ पे कुछ भी चोरी से बाहर से आ जाता है, और वो भी आया है, और आने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ से अपने दूसरे जलाशयों में चला गया। और अब ये हालात है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर जो प्राकृतिक जलाशय हैं उसमें तिलापिया मिलती है। तो सरकार ने फिर उसका रिव्यू किया, और रिव्यू करके पाया कि ज्यादातर जलाशयों में मछली पहले से है, इसका बैन करने का कोई फायदा नहीं है अब। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन हटा दिया, और अब उसको पालना उसको अलाउ कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में। केवल उसका बच्चा जो है, उसको बच्चे को हैचरी लगाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो मछली ऐसी है, आपने देखा होगा ना, अभी कतला, रोहू, मृगल, जो भी मछली है बड़ी हम पालते हैं, वो तकरीबन 3 साल की उम्र में हो जाती है, और उसके बाद वो बच्चे देती है। बच्चे भी हैचरी में इंजेक्शन लगा के दिलवाने पड़ते हैं, और साल में एक बार देती है। पर तिलापिया एक ऐसी मछली है, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। 1 फीट पानी में भी अगर उसको डाल दोगे आप, और वो जब उसकी उम्र 6 महीने की हो जाएगी, 6 महीने की उम्र होने के बाद हर 2 महीने के बाद बच्चा देगी। तो वो जब बच्चे ऐसे देती है तो उसके नुकसान ये होता है कि वो उसके तालाब में जिससे उतने सारे बच्चे बच्चे नजर आते हैं, तो वो बच्चे इतने ज्यादा होने के बाद क्या नुकसान होगा, रहने के लिए हवा, पानी, खाना, सबकी दिक्कत आती है, उसकी बढ़वार नहीं होती, और साथ साथ दूसरी मछलियों की बढ़वार को भी नुकसान करती है। ऐसी मछली को अब वहां पे अगर आप ब्रीडिंग अलाउ कर दोगे तो वो दिक्कत करेगा, कहीं भी जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इसका केवल बच्चा पैदा करने की परमिशन ये दी गई, केवल आप नर पैदा करेंगे। नर पैदा करने के लिए क्योंकि बहुत तकनीकी ज्ञान चाहिए आपको, तो इसलिए गवर्नमेंट को से पूरा आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि आपके पास तकनीकी ज्ञान है नहीं है, साधन आपके पास है नहीं। तो ये कारण है कि मछली के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी हैचरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनएफडीबी की टीम आती है, वो आपके फार्म का सर्वे करती है, आपका जो टेक्निकी ज्ञान है आपके पास उसको देखती है, उसके बाद आपको अनुमति देती है उस मछली की हैचरी डालने के लिए। बाकी इसके अलावा कोई भी मछली होगी आप उसको पाल भी सकते हैं, उसके बच्चा पैदा भी कर सकते हैं। फिर दूसरा, उस इलाके में मछली, अब इसका मोटा मोटा बात यह है कि आप ये मान लेते हैं कि आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट अररिया है या दरभंगा है, कोई भी है, वहां पे जाके महाशेर मछली का या ट्राउट की फार्मिंग शुरू करना शुरू कर दो। वो नई चीज है, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं हो सकता है, कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। लेकिन वो मछली यहाँ पे करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों चीजें, क्वेश्चन मार्क लगा वास्तव, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके फार्म के लिए कर दो, और थोड़ी दिन के बाद देखो कि वो
पैदा ही नहीं हो सकती, आपको नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो नुकसान हो गया तो उसको तो आप खुद भी हताश होकर बंद करोगे और दूसरों भी सोचा इसको नुकसान हो गया, वो दूसरा नया भी नहीं आएंगे। इसलिए जो उस एरिया में आपके पहले से ही जो काम चल रहा है, चाहे वो कतला रोहू पालने का हो या पंडास पालने का हो या तिलापिया का हो या मछली बच्चे का हो या रंगीन मछली का हो, अगर पहले से जो काम चल रहा है उसका मतलब वो वातावरण, वो प्राकृतिक वातावरण वहां के लिए उस मछली के लिए अच्छा है, इसलिए वो लोग कई सालों से कर रहे हैं। तो आपको वो सारी वहां से ज्ञान मिलेगा आपको सर्वे एरिया का सर्वे करने के बाद में। फिर दूसरा, वहां पे जो विक्रेता है, खुदरा विक्रेता दुकानें हैं या नहीं है, भी बुक करनी है। क्योंकि मछली पालन में अगर आपको दो चीजें होती है, कोई भी बिजनेस है या मछली पालन का या खेती का है, ज्यादा प्रॉफिट लेने का, या तो आप अपनी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ाएं या आप अपने खर्चे कम कर दें। तो कम करने का एक पहलू जो मछली पालन में है, एक ये भी है। अगर आप लोकल मार्केट में बेचते हैं तो आपका खर्चे में कट लगता है, क्योंकि नहीं तो आप बर्फ लगाओगे, लेबर लगाओगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए वहां पे लोकल दुकानदार है या नहीं है तो उनकी तैयारी करनी। फिर दूसरा, वहां के आसपास में जहां आपने जो एरिया सेलेक्ट किया, ये देखना कि वहां के जो फार्मर्स हैं उनसे बात करें, फार्म से करें या उनके मैनेजर से बात करें, उनसे पूछें कि क्या हुआ है, क्या संभावना है, इसे ऐसा मिलता है, फायदा होता है या नहीं होता, क्या नुकसान हो सकता है, कैसे होता है, वो पूरी जानकारी उनसे आप लें, नोट करें। ऐसा नहीं पॉइंट वाइज नोट करें, वो अच्छे पॉइंट भी हो सकता है देंगे आपको, बहुत सारे गलत पॉइंट भी बता सकते हैं आपको, तो वो सारे आपको नोट करने हैं। सबसे पहला ये करना है आपको। और ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि हर आदमी अपने को जब उसी काम को करने वाला दूसरा आएगा, उसको अपना कंपटीटर मानता है, और कंपटीटर मानते हुए उसको हताश करने की कोशिश करेगा कि नहीं, मुझसे मछली मर जाती है, कोई जहर डाल देता है, मछली बढ़वार नहीं होती, बिकती नहीं, जितना पैसा खर्च होता है पैसा कम मिलता है, बहुत सारी चीजें कहेगा। तो आपको बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट ज्यादा दे सकता है वो, ताकि आप उस काम को ना करो और उससे कंपटीटर तैयार ना हो। पहली बात है, ध्यान रखें, कोई आपका कंपटीटर मछली में नहीं हो सकता। मछली में आज जो पैदावार हो रही है, उसको अभी आपको उस गैप को फिल करने में बहुत साल लगेगा। जो हिंदुस्तान के अंदर अंदर की डिमांड है, उसको भी आप गैप को फिल कर लोगे तो विदेशों में आप बहुत डिमांड है अभी। बहुत से कंट्री ऐसी जो मछली खाते हैं, बहुत डिमांड है उनके यहाँ, लेकिन वो पैदा नहीं कर सकते, उनके रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, तो इसलिए उसकी चिंता मत करें। आप 1,000 मिलियन टन, 10,000 मिलियन टन जितनी मर्जी पैदा कर लें, आपको कभी बाजार की दिक्कत नहीं आएगी। केवल चेंज यही आएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे वो आपका मार्केट का लेवल चेंज होता जाएगा। वो सभी पॉइंट आप नोट करके रखें और किसी टेक्नीशियन से पूछे, टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछे कि इस आदमी ने ये कहा कि अगर मछली करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, होता है या नहीं होता। ठीक है, कोई पॉइंट होता है कि वैलिड हो सकता है कि उससे होता है तो उसका, लेकिन आप तकनीकी अगर ज्ञान ले लेंगे तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले काम करना है तालाब बनाने से पहले। फिर आज जो मछली पालन का व्यवसाय जैसे बढ़ रहा है, नए नए पढ़े लिखे लोग भी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, काफी हाई लेवल के लोग आ रहे हैं। तो वो लोग जो मछली पालन करते हैं, वो अपना जो पुराना तकनीक जो था तालाब में जो कल्चर करने वाला, तो वहां नहीं है। एक तालाब में एक कल्चर करने की एक लिमिट है। जब हम कतला, रोहू, मृगल का तालाब में पालन करते हैं, तो वहां पे आप चाहे कुछ भी कर लें, कैसी हवा दे दें, कैसा खाना दे दें, कुछ भी कर लें, तो आपको 1,000 लीटर पानी में 1 किलो मछली पैदा करते हैं आप। ठीक है, तो जब मछली कम पैदा करें तो अपनी लोकली कंजप्शन हो जाएगी। लेकिन और उसमें दूसरा चांस ये भी है कि तालाब में आप जितनी मछली चाहो उतनी हार्वेस्ट कर ले, तो आज 10 किलो, कल 20 किलो, फिर एक महीने बाद 50 किलो, जैसा चाहो वैसा आपकी सुविधा के अनुसार उसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न साइंस है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो आपका इनपॉन्ड रेसवे है या रेसवे सिस्टम के अलावा ये आपका RAS है या आपका बायोफ्लॉक सिस्टम है। यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर 1,000 लीटर में आपको 40 किलो कहीं पैदा होता है, कहीं 50 किलो होता है, कोई 60 किलो पैदा करता है। तो वो इतनी हाई प्रोडक्शन जब 50-60 टाइम होती है, और यहाँ इन सिस्टम में सभी में ज्यादातर एक टेक्नोलॉजी यही है कि सबकी हार्वेस्ट 100% वन टाइम होता है। जब एक टाइम में इतना बल्क में आप करेंगे तो आपका वहां पे दिक्कत आएगी मार्केटिंग की। और ये जब बल्क में ऐसे पैदा होते हैं तो ये ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए या दूर दराज अगर आपको इतने हाई प्रोडक्शन को भेजना है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जितना ट्रांसपोर्ट करेंगे इतना लंबे टाइम तक मछली खराब होने, क्योंकि मछली जब भी पानी से बाहर आई, अगर वो आपने प्रिजर्व नहीं की 2 घंटे के अंदर, वो खराब होना शुरू कर देती है। 2 घंटे में स्टार्ट हो जाती है, 2-3-4 घंटे के बाद वो मछली खत्म है, खाने के लायक नहीं है।
तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि आपको कम से कम समय में आपके लक्षित जो भी बाजार है वहां तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको रोड की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, जितने भी कनेक्टिविटी बेस्ट हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो आपको वहां से पहले देखना है। ऐसा नहीं कि आपको 100 मैट्रिक टन का आपने फार्म डाल दिया इंटेंसिव कल्चर का, और आपको आपको इंटरनेशनल मार्केट में या दूसरी स्टेट में पहुंचाने के लिए 2 या 3 दिन लग रहे हैं, तो लिए आपको लिए नुकसान हो सकता है, उसको ये ध्यान रखना। फिर आपका जो बाजार है जो आपने आइडेंटिफाई किया, वहां पे जो भी आपने कहा था कि मैं इस बाजार में दरभंगा बेचूंगा या पटना बेचूंगा, मधुबनी बेचूंगा, जो भी बाजार आपने डिसाइड किया है, कलकत्ता किया, दिल्ली किया, तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि उस बाजार में कुल मांग कितनी है, टोटल कितनी डिमांड है वहां पे, और किस मछली की डिमांड है। वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपकी मार्केट में डिमांड रोहू की है और आप पंगास पैदा करने लगे, आपके यहाँ पंगास की डिमांड है, आप तिलापिया पैदा करने लगे, तो आपको वो नुकसान कर सकता है। तो आपके बाजार में जो भी स्पीसीज की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोड्यूस करना है। दूसरा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर, हमारे जो सोशल है स्ट्रक्चर है, उसमें कई कभी दिक्कत आती है कि कुछ धार्मिक बिहार में ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि आप जब मछली पालन करते हैं, आप बच्चा डाल दिया, आप उसको एक साल खाना खिला दिया, उसकी देख रेख की, 1 साल के बाद आप जाते हैं मछली को पकड़ने के, तो ये आपको जहां भी आप पैदा करना शुरू करेंगे मछली का, तो वहां पे ऐसा नहीं कि धार्मिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो नहीं करने दें, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है वहां पे। तो दूसरा एक अन्य क्या क्या चीजें देखनी, दूसरी चीजें क्या करनी, एक तो श्रमिक। ऐसा नहीं कि आप दरभंगा में मछली पालन का बहुत बड़ा फार्म आपने डाल दिया और आपको उस एरिया में कोई लेबर नहीं मिलती, आपको लेबर जैसे दूसरे बंगाल से लेके आनी पड़ती, उड़ीसा से लेके आनी पड़ रही, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लेके आनी पड़ रही। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई आपको वो महंगी पड़ेगी। क्यों? एक 10 हेक्टेयर के फार्म को चलाने के लिए भी एक फिशरमैन आपके लिए बहुत है। एक फिशरमैन सारे तालाबों में खाना खिला देगा आपको। केवल ज्यादा श्रमिक आपको उस रोज चाहिए जब आपको जाल चलाना तालाब में मछली पकड़ने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए। तो आपको एक दिन के लिए 10 आदमी तो फार्म पे नहीं रखोगे, ठीक है। अगर 10 आदमी रखोगे भी तो आपको लेबर पे इतना ज्यादा खर्चा आएगा, तो आपके प्रॉफिट पे नुकसान करेगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए, जहां पे भी आप काम शुरू करने वाले हैं, आपके वहां पे लोकल लेबर होना चाहिए। दूसरा, बिजली और सड़क, दोनों चीजें होनी चाहिए। सड़क एक बार हम भूल भी जाते हैं कि ठीक है कच्चा रास्ता है, उससे भी काम चला सकते हैं, पर बिजली की जहां तक बात है, बिजली के बिना मछली पैदा करना या मछली पालन करना आज बहुत बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है उसके लिए। क्योंकि आज जितना भी एडवांस फार्मिंग सिस्टम है, उसमें आपको एरिएशन करना, पानी भरना तो एक बात अलग हो ही गई है, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंसिव कल्चर के लिए हमेशा आपको लाइट चाहिए एरिएशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको हालात ये है कि आपके पास कोई भी साधन नहीं है बिजली के आसपास में, आप अगर डीजल पंप चलाते हैं, डीजल पंप चलाने का आपको मालूम है कि 1 घंटे में डीजल पंप कोई भी चलता है, अगर 5 HP का 7.5 HP का चलाएंगे, तो उसकी जो फ्यूल कंजप्शन है डीजल की, वो तकरीबन तकरीबन 1 से 1.25 लीटर लेता है। कोई 1 लीटर से कम ही लेगा और 1.25 लीटर तक भी जा सकता है वो। अगर मिनिमम 1 लीटर की भी हम बात करें तो 1 घंटे में आपका खर्चा आज की डेट में 80 रुपये आएगा। आज की डेट में 80 रुपये आपका आएगा। और जब आप पाउंड भरते हैं, आपको मालूम है 1 हेक्टर के पाउंड को भरने में 15 दिन लगते हैं आपको। अगर 15 दिन आपको लगातार 24 घंटे चलेगा तो कितना पैसा लग जाएगा। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर बिजली की बात करते हैं, अगर बिजली है, बिजली में 10 HP की अगर मोटर चलाते हैं, उसका जो खर्चा है वो 10% आता है। जो आप डीजल में लगा रहे हैं उसका 10% भी नहीं होता, 1 यूनिट मैक्सिमम 2 यूनिट लगाते हैं। तो और फिशरीज में आपको मालूम है एग्रीकल्चर में यूनिट का रेट बहुत कम होता है। कमर्शियल तो 6-6.5 रुपये आता है, लेकिन खेती के लिए बहुत सस्ती मिलती है। तो आप 5-6 रुपये में जहाँ काम चला सकते हैं बिजली से, वहां आपको डीजल से आपको 80 रुपये लगेंगे। तो बिजली इसलिए वहां पे ध्यान रखना चाहिए, बिजली वहां पे होनी चाहिए ताकि आपको कम से कम खर्चा आए। कम से कम खर्चा आएगा तो मतलब आपका इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है। फिर ऐसे दूसरा तीसरा पॉइंट है ये कच्चा माल। कच्चे माल का मतलब ये है कि गोबर, ठीक है, गोबर ज्यादातर मिल जाएगा। मेजर जो कच्चा माल है वो है आपका मछली का भोजन के लिए कच्चा माल। हमारे पास वैसे तो जो मछली का भोजन है, आहार कौन कौन सा होता है, वो डिटेल में एक लेक्चर है, लेकिन मैं मोटा सा बता दूं। आपके पास 2 तरह का खाना होता है। एक तो जो फैक्ट्री में बनता है, जो जिसको पैलेट फीड बोलते हैं, वो प्रोटीन वाला, वो फैक्ट्री में बन के आता है। या आप
फार्म मेड फीड बोलते हैं, अपने घर पे जिसको बनाते हैं। दोनों में अगर आप ये कहो कि अगर मैं फैक्ट्री वाला खाना खिलाऊंगा मेरी मछली ज्यादा मोटी हो जाएगी, जल्दी पैदा हो जाएगी, और अगर घर वाला खाना खिलाऊंगा वो जल्दी पैदा नहीं होगी, जल्दी बड़ी नहीं होगी। ये आपके दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना। दोनों मछली, दोनों तरह के खाना खिला के एक ही जैसी मछली पैदा होगी आप, चाहे वो फैक्ट्री का खिलाए चाहे अपना घर का खिलाए। केवल ध्यान आपको यही रखना कि जो आपको मछली जो पैदा कर रहे हो, जैसे कतला रोहू मृगल पैदा कर रहे हो तो उसको 24 से लेकर 30% प्रोटीन चाहिए। अगर कैटफिश आप कर रहे हो तो उसको 30% से ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो आपको केवल प्रोटीन का मिक्सचर उसमें प्रॉपर रखना है। बाकी आपका फैक्ट्री का खाना है या आपके घर का खाना है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप फैक्ट्री का खाना लोगे मोटा मोटा, वो आपको 45 रुपए किलो पड़ता है। बच्चे को खिलाते हो महंगा पड़ता है, 80 रुपए किलो पड़ता है। बड़े को खिलाओगे 25-26 रुपए किलो पड़ेगा। तो वो पूरे साल का अगर एवरेज निकालोगे आपको, वो 45 रुपए किलो पड़ता है आपको। जब आप अपने फार्म का खाना बनाओगे 20 से 25 रुपए पड़ेगा। अपने फार्म पे क्या बना सकते हो आप? मक्का, आपके पास सब बिहार में बहुत मक्का है। चावल बहुत होता है, चावल की भूसी ले सकते हैं आप। सरसों मूंगफली की खली ले सकते हैं, सोयाबीन की खली ले सकते हैं। बहुत सारे वेस्ट जो अनाज आते हैं वो ले सकते हैं, गेहूं का चोकर ले सकते हैं। इन सभी को मिला के ऐसे मिलाना, ऐसे रेशो में मिलाना इनको। आपको जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे। ऐसे रेशो में मिलाना कि जितने % प्रोटीन चाहिए उतना उतना करके आप डाल के उसको बना सकते हैं। अगर ऐसा खाना बनाएंगे जो 45 रुपए की जगह 25 रुपए आ गया, तो आपका 1 किलो मछली में 20 रुपए बचा। 10,000 किलो अगर पैदा करेंगे आप, 2 लाख का प्रॉफिट तो यही हो गया आपको। तो ऐसे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। प्रॉफिट आपका मकसद है मछली ज्यादा पैदा करके ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, या आपको अपना खर्चा बचाए ज्यादा ले रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको नेट प्रॉफिट, 1 हेक्टर में एक आदमी 10 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमा रहा, एक आदमी 5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए कमा रहा। तो दोनों बराबर हो गए भाई, क्या फर्क पड़ा उससे? 15 लाख रुपए कमाने वाले ने क्या कर लिया? 10 लाख रुपए खर्च कर लिए, और 10 लाख रुपए कमाने वाले ने 5 लाख खर्च किए। नेट प्रॉफिट तो दोनों को 5 लाख है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए आपको स्मार्ट फार्मर बनना है, तो आपको खर्चे कम करके और अपने जो भी साधन है वहां पे होने चाहिए। ठीक है, कच्चा माल वहां पे मिलना चाहिए। दूसरा, वहां पे लोकल आपको इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक प्लम्बर अगर मिलेंगे तो आपके जो इनपुट के खर्चे हैं वो थोड़े आसान रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि वहाँ पे लोकल मैकेनिक मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं दरभंगा से उठा के या जाओगे आप पटना जाके मोटर को ठीक करा रहे या दूसरे एरिएटर को ठीक करा रहे। तो लोकल आपके पास वहाँ पे टोटल फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्थानीय कानून और व्यवस्था की स्थिति है। कुछ एरिया मालूम है आपको, जैसे कोई पॉइजनिंग करता है, बहुत मतलब ऐसे तत्व होते हैं समाज में, आपके यहाँ पॉइजनिंग कर दिया या आपको झगड़ा कर लिया या मछली चोरी कर दी, तो ऐसी सिचुएशन उस एरिया में कभी कभी छोटी मोटी हो तो चल जाएगी, बहुत ज्यादा उस एरिया में ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ये मोटा मोटा अभी तक जो हमने बात की है, मछली पालन के लिए किस जगह पे आपको तालाब बनाना, कैसे स्थान का चुनाव करना, वो पॉइंट्स हमने अभी तक सब स्टडी किया है या बताया आपको। अब जो अगला मोटा एक पार्ट है, उसमें 3 चीजों को और देखना आपको। एक, जल का संसाधन क्या है आपके पास, पानी कहाँ से आएगा, पानी के गुण क्या क्या है जहाँ, ठीक है, और एक मिट्टी। 3 चीजों की जांच और करनी है। जब संसाधन की हम बात करते हैं, संसाधन ज्यादातर हमारे पास मोटा मोटा अगर हम माने तो 2 में डिवाइड कर सकते हो आप। एक सरफेस वाटर बोल सकते हैं, जिसको नदी है, नाला है, झीलें है, वो वहां का पानी ले सकते हो आप। दूसरा ग्राउंड वाटर। दोनों में से आप कोई भी लो, दोनों को ही आप ले सकते हो। दोनों ही 100% परफेक्ट नहीं है। जो ग्राउंड वाटर लेते हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं, और सरफेस वाटर लेते हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हो सकती है? जब आप ग्राउंड वाटर लेते हैं, ग्राउंड वाटर में कोई भी, मालूम है आपको, कोई भी पोल्यूटेड नहीं होगा, कोई भी जीव नहीं होगा, कोई प्लैंकटन नहीं होगा, कोई नुकसान करने वाली चीजें नहीं होगी। लेकिन उसमें प्राणवायु की कमी हो जाएगी। वो प्राणवायु नहीं होती, जीरो होती है, जो मछली को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ ये कमी है। पर अगर आप सरफेस वाटर जब नाले से या नदी से या फिर झील से लेते हो, वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं आपके तालाब में, तो वो नुकसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसको लेना किसको नहीं, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान है। जो भी साधन है आप उसको ले सकते हैं। दूसरा, वो खारा पानी है, मीठा पानी है, गर्म पानी है, ठंडा है, कैसा भी है, इस संसार में जो भी पानी है उसको मछली पालन के लिए काम में हम दे सकते हैं। केवल एक ध्यान रखें कि
उसके लिए मछली का चुनाव जो करना है, उसकी जल की जो नेचर है, वो खारा है तो खारे पानी की मछली, मीठा है तो मीठे की, तो ठंडे पानी की, गर्म है तो गर्म पानी की। फिर दूसरा है पानी के गुण। पानी में बहुत सारे गुण हैं जिनका हमारे को ध्यान रखना, पर जो मछली पालन को डायरेक्टली हिट करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, वो है टेम्परेचर, ऑक्सीजन और पीएच मान। ये 3 पैरामीटर, चाहे वो खारा पानी है, मीठा पानी है, गर्म पानी है, ठंडा है, कोई भी पानी का गुण है, उसको तीनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को आपको अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन, पीएच और टेम्परेचर 3 पैरामीटर को आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपको मछली पालन में नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है, ना के बराबर है। अब उसको कैसे करेंगे आप? पानी का जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन पानी में पहले तो आती कहाँ से है? उसके दो साधन हो सकते हैं पानी में। एक तो जब पानी हवाएं चलती हैं और पानी हिलता है, तो क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है 21%, वो पानी में घुल जाती है, एक तो वो हो गया। दूसरा, पानी में जो छोटे छोटे पौधे हैं, सूक्ष्म पौधे जिसको बोलते हैं, या कांजी है जिसको एल्गी बोलते हैं आप, वो प्रकाश संश्लेषण करती है और वहां से आपको ऑक्सीजन मिलती है। दो साधन है। तो पानी में ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसको 100 मिलीग्राम कर दोगे, नहीं, ज्यादा चीज भी पानी में प्रदूषण का काम करती है ऑक्सीजन, तो वो 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छा बोलते हैं 7 से 11 होनी चाहिए, 7 से 11 होनी चाहिए, और कम से कम 4 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 20 होनी चाहिए। ये उसका पूरा ऑक्सीजन का एक रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर आप रखोगे तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे पीएच मान है, पीएच मान का जो टोटल स्केल आपको मालूम होगा 0 से लेके 14 होता है। 7 से जब नीचे आपका रीडिंग आता है उसको बोलते हैं अम्लीय पानी, अम्ल वाला, ठीक है। और 7 से ऊपर बोलते हैं क्षारीय, खारा पानी, क्षारीय पानी बोलते हैं उसको। अब 7 का जो पीएच मान है वो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन उस 7 का जो इतना शुद्ध पानी कभी भी मेंटेन करना संभव नहीं है। इसलिए पीएच मान का भी एक रेंज है कि जिस पे हम मछली पालन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अच्छी रेंज है वो है 6.5 से लेके 6.5 से लेके 8.5 तक मछली पालन कर सकते हैं। 6.5 से 8.5 तक मछली पालन कर सकते हैं। 6.5 से नीचे जाएगा तो मछली आपका मरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर 8.5 से ऊपर जाएगा और 11 तक आपको कोई मछली नहीं मरेगा, केवल उसका वृद्धि दर कम हो जाएगा, और 11 से ऊपर जाएगा फिर मरना शुरू होता है। तो जब आपकी पीएच कम होती है तो आपको तालाब में चूना डालना है। तो ध्यान रखना कि इसके लिए एक रेंज है सबसे अच्छी, 6.5 से लेके 8.5 तक रेंज होती है। उस रेंज के बीच में आप मछली का पालन कर सकते हो। उसके नीचे भी नुकसान है, ऊपर भी नुकसान ही होता है। तो इसको अब अगर ऐसी हालात आते हैं तो कम को करने के, ज्यादा करने के लिए, अगर आपको 6.5 से नीचे है तो उसको 6.5 से ऊपर ले जाने के लिए आपको चूना डालना है। पानी में चूना आता है ना, कली वाला चूना, पत्थर चूना जिसको बोलते हैं आप, उस चूना डालते हैं। जितना आपके पास पानी में ज्यादा अम्लता है उतना ज्यादा चूना डाला। ये मान लें कि 4 पीएच का मान है तो आपको 2 टन डालना पड़ेगा। आपका 5 हो गया तो आपको 15 1.5 टन या 1.5 टन डालना पड़ेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चूने की मात्रा कम होती जाएगी। ऐसे ही आपका पीएच मान अगर बढ़ा हुआ तो कम करना, उसके लिए आपने सुना होगा नाम, जिप्सम का नाम सुना होगा, जिप्सम डाल सकते हो। अगर जिप्सम नहीं मिले तो आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, जिसको एलम बोलते हैं। तो 1 मिलीग्राम फिटकरी 1 लीटर पानी में डाल दोगे आप, तो आपका जो पीएच मान है वो 8 है तो 8 से 7 पे आ जाएगा। तो वो आपको नियंत्रण कर सकते हैं। अब तीसरा जो मेजर पैरामीटर है वो पानी का तापमान। अब पानी का जो तापमान है वो बहुत बहुत ही क्रिटिकल है, मछली की वृद्धि दर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है भी। लेकिन दुख की बात यह है कि इसको हम बहुत ज्यादा नियंत्रित नहीं करते, बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं कर सकते। केवल आप उसका प्रभाव कम कर सकते हो, पूरा नियंत्रित नहीं कर सकते। और वो केवल आप जब तालाब बनाते हैं उस टाइम पे एक स्टेप आप अगर ले लोगे कि तालाब की जो गहराई है, हम बाद में जब गहराई पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे बाद में, तालाब की गहराई को आपके तापमान के लिए बहुत प्रभावित करता है। उसके लिए उसके तापमान जैसा करना, वैसी गहराई करें तालाब की।
या अगर आपको कभी ऐसी दिक्कत आ जाए सर्दी में, क्योंकि तापमान एक रेंज है, तापमान अगर आप मछली पैदा कर रहे हैं, कुछ कतला रोहू मृगली पैदा करते हैं, तो उसके लिए एक रेंज है कि 24 से लेके 32 तक होना चाहिए। 24 से नीचे जाएगा तो आपका तापमान, अगर 24 से नीचे जाएगा तो मछली की बढ़वार कम हो जाएगी, और जब 19 तक बढ़वार कम होगी, जब 19 से नीचे जाना शुरू करेगा तो मछली मरना शुरू कर देती है। तो 19 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 19 से 24 तक बढ़वार कम होगी, और 24 से लेके 28 तक बढ़वार अच्छी होगी। फिर 28 से लेके 32 तक बढ़वार थोड़ी सी दुष्प्रभावित होगी, लेकिन 32 के बाद वो फिर मोर्टिलिटी स्टार्ट कर देता है। तो ये तापमान को भी आपको नियंत्रित करना, उसको नियंत्रित करने के लिए आपका दो तरीके हैं। तालाब की गहराई को मैनिपुलेट करना है, और दूसरा आपको सर्दी में आपको ग्राउंड वाटर निकालना, आपको जमीन का पानी निकालो तालाब में डाल दो। आपको भी मालूम होगा जो जमीन का पानी है वो सर्दी में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है, तो आपको उससे अगर मिलाएंगे तो पानी का तापमान को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। पानी, मछली होशियार होती है, जहाँ थोड़ा गर्म पानी मिलता है वहां चली जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या शाम को आपके तालाब के किनारे पे थोड़ा सा आग लगा दें, धुआं करते हैं ना, धुआं कर दे, तो उससे आपके पास रात को जो पानी ठंडा होता है उसका ठंडा होने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आपकी मछली को, वो ज्यादा पानी ठंडा नहीं होगा उस एरिया में। फिर अगला पैरामीटर है मिट्टी। पानी को आप मैनिपुलेट कर सकते हो उसकी वाटर क्वालिटी को, मिट्टी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट करने का मतलब उसमें जो पोषक तत्व हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी गुणवत्ता से मतलब है केवल उसमें पानी रोकने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा पानी आपने डाला तालाब में, पानी रुकेगा जब भी मछली पैदा करोगे, ऐसा नहीं शाम को तालाब भरा और सुबह सारा खाली हो गया तो मछली पैदा कैसे करोगे। अगर मछली के तालाब में मिट्टी जो है उसकी पैदावार नहीं है, उत्पादक नहीं है, तो आप बाहर से खाद बीज डाल के, खाना डाल के मछली पैदा कर सकते हो, लेकिन उसका पानी रोकने की क्षमता के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इस पैरामीटर में उसकी जल धारण क्षमता को ही आपको देखना। तो जब आप तालाब बनाते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी वहां जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी होती है। जांच कराने के भी दो तरीके हो सकते हैं कि उसका सैंपल लें, आप सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजें, लेबोरेटरी से आपके पास रिपोर्ट बन के आएगी। वो जो रिपोर्ट आएगी वो 100% आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती, ये कंफर्म है कि 100% फायदेमंद नहीं होगी। बहुत सारे उसके कारण हैं, हम कारणों पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सब्सिडी लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं तो आप किसी लेबोरेटरी की रिपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, पानी की भी और मिट्टी की भी। लेकिन आपको जब कहीं से सब्सिडी या लोन कुछ लेना तो आप खुद अपने मिट्टी को, जहां तालाब बनाना है, आप टेस्ट कर सकते हैं। जो आपको लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई उससे 100 गुना अच्छी आपके रिपोर्ट अपने आप जनरेट कर सकते हो। जो 100% फुल प्रूफ होगी, आपकी जो रिपोर्ट है वो 100% परफेक्ट होती है, आप उसमें कभी भी फेल नहीं होंगे। वो तरीके क्या है, क्या क्या तरीके करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है, जो भी आपका तालाब है, 1 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का, 3 हेक्टेयर, 4 गट्टे का, 5 गट्टे, जितना भी एरिया, जो भी एरिया है, उसके चारों कॉर्नर और एक बीच, मतलब ये अगर मैं इस व्हाइट व्हाइट एरिया को सारे को तालाब का एरिया मानो जहां बनाना है, तो ये चारों कोने और एक बीच में 5 पॉइंट से पहले ऊपर से 1 इंच की जो लेयर है, ये आपका एनोटेट करना बंद कर दो भैया, ये मत करो प्लीज। तो आप उसको वहां से 1 इंच ऊपर से सफाई कर दें, घास फूस है या ऊपर जो कंकड़ी पत्थर है उसको हटा दें। उसको हटाने के बाद आपको वहां से तकरीबन 1 किलो के 1.5 किलो के आसपास मिट्टी खोद के निकाल लें। 5 पॉइंट से ऐसे मिट्टी लें और 5 को एक साथ मिला लें। एक साथ मिलाने के बाद उसको थोड़ा जो खेपी आती थी पहले पुराने जमाने में कपड़े पीटने के लिए, उसे पीट के या किसी भी चीज से करके उसको थोड़ा पीस ले, बारीक कर ले, बारीक करके उसको छान ले, जो कंकड़ी वगैरह उसकी निकाल के। तो ऐसे आटे की वाली छलनी है, कोई और छलनी है, या रेती छानना ही आती है, उसे छान के मिट्टी को थोड़ा बारीक अलग से कर। इसको लेने के बाद गीला करें, आटा जैसे गीला करते हैं तो गीला करके गोल गोल उसके एक बॉल टाइप की बना लें। और बॉल बना के कोई भी एक नॉर्मल आदमी है, 5 फीट का, 5.5 फीट का, 6 फीट का, वो खड़ा होके अपने हाथ से तकरीबन 1.5 या 2 फीट उसको उछाल दे। उछालने के बाद जब कहाँ जाएगा वो, आप हाथ से पकड़ना नहीं है आपको, वो जमीन पे गिरना चाहिए। जमीन पे गिरने के बाद 2-3 हालात हो सकते हैं, 2-3 तरह की पिक्चर आपको आएगी। या तो उसके जैसे जमीन पे टकराएगा 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए मतलब वो आपका रिजेक्ट है, उसको आपको नहीं लेना है। फिर दूसरा है डाली तो सारा बिखर गया, बिखरने का मतलब फिर बेकार है वो, उसका मतलब उसके अंदर रेती रहती है, वो लड्डू ये बॉल बनी नहीं, तो भी उस वहां पे भी आप तालाब नहीं बना सकते। और फिर
एक सिचुएशन होती है कि डाला आपने, वो जैसे ही जमीन पे गिरा वो एकदम चपटा हो गया, रोटी की तरह बन गया, तो उसका मतलब वो परफेक्ट है, उसके अंदर जो सैंड चाहिए, उसमें क्ले चाहिए, जो सिल्ट चाहिए, उसकी जो मात्रा प्रॉपर है। ऐसा तालाब, कच्चा तालाब बनाने के लिए वो जमीन बहुत उपयुक्त है। और एक ध्यान रखना, जब भी आप मछली पालन की बात करते हो, मछली पालन करना है, मछली पालन करने का मतलब केवल 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 कच्चा तालाब बनाना है, पक्के तालाब को अपने बनाने की दिमाग में से निकाल देना। पक्का तालाब कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, प्रॉफिटेबल कल्चर नहीं हो सकता। उतना उसमें उत्पादकता होती है, उसमें बीमारी ज्यादा आती है, उसका बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। 50-50 लाख का एक हेक्टर बनता है, जो 4-5 लाख बन जाता है, 50 लाख में। तो वो सभी ध्यान रखिए, केवल केवल फायदा लेना तो कच्चे मिट्टी के तालाब बनाने हैं। तो जहां पे आपको ऐसा मिट्टी मिलेगी तो आप वहां पे चुनाव कर सकते हैं उस जगह का। इसमें दूसरा तरीका यही है, उसी वैसी मिट्टी इकट्ठी करनी 5 जगह से, उसको ऐसे गीला करना, और गीला करके 8 सेंटीमीटर का जो रोटी की तरह एक मोटी सी 1.5 सेंटीमीटर की आपको बनानी है। बना के आप क्या करोगे, इसको हाथ से लेकर देखेंगे, अगर उसकी सतह आपको चिकनी नजर आएगी, अगर चिकनी है तो उसका मतलब उसका क्ले है, अगर चमकदार है तो उसका मतलब सिल्ट है उसके अंदर। तो दोनों चीजों को पता लग जाएगा। दूसरा, अगर इसको सुखाने के लिए रख देंगे, जब ये रोटी सूख जाएगी, सूखने के बाद या तो एक सिचुएशन या बिल्कुल सूखने से पहले 2 टुकड़े हो गए, जैसे सूखी अपने आप उसमें त्रेड़े आई, टूट के बेकार हो गई, उसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपकी टॉटन सॉइल है, वो एकदम क्रैक आते हैं। उसमें नुकसान नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन वो एक बार पानी भरे हुए जब उस टाइम पे थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन एक बार तालाब भरने के बाद उसके बाद आपको नुकसान नहीं होता ऐसी मिट्टी में। तो इस मिट्टी के जो दूसरा सूखने पे देखेंगे, उससे आप देखें उंगली से अगर रगड़ेंगे उसमें, तो मिट्टी में आपको कुछ कण निकलेंगे छोटे छोटे। उसका जो सिल्ट है, तो उस मिट्टी और मिट्टी नहीं निकले तो उसका मतलब उसका ना क्ले है। तो दो चीजें हैं, तो उसकी मात्रा का आपको पता लग जाए कितनी निकल रही है। तो इसमें दो ही चीजें ऐसी, क्ले, ऐसा नहीं कि आपको केवल क्ले चाहिए, सिल्ट नहीं चाहिए, सैंड नहीं चाहिए। आपको अच्छे तालाब के लिए सैंड भी चाहिए, सिल्ट भी चाहिए और क्ले भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए आपको। तो ऐसे वही तालाब सबसे अच्छा होता है। तो ये ऐसे ऐसे करके जांच कर सकते हैं। अगर आप दोनों पहले वाले दोनों तरीकों को भूल जाते हो, उसको नहीं करते, डायरेक्ट अगर तीसरे पे भी आ जाते हो, तो इससे भी आपका काम चल सकता है, चल सकता है आराम से। यहाँ क्या करना, आप पहले वहां तो आपने क्या किया था, मिट्टी खोद के निकाली थी 5 पॉइंट से, यहाँ खोद के निकाल लेनी नहीं है। यहाँ पे 5 पॉइंट पे आपको 1 क्यूबिक मीटर के खड्डा बनाना है। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब खड्डा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा, इसको बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर। इसमें पानी आता है 1000 लीटर। तो ऐसा खड्डा खोदना है आपको, खड्डा खोद के इसके अंदर आपको भरना है पानी। जब आप पानी भरेंगे तो क्या होगा, पानी भरने के बाद या तो पानी सारा का सारा खाली हो जाएगा, या थोड़ा सा खाली होगा, या आधा खाली होगा, उस सिचुएशन भरने के बाद पता लगेगी। लेकिन वो कम हुआ, अगर कम हुआ पानी तो कहाँ गया, उसकी दो संभावनाएं हैं, या तो पानी वो जमीन में चला गया, जो पानी आपने डाला है, या तो वो जमीन के अंदर चला गया, या पानी वो धूप में हवा में चला गया, उड़ गया ऊपर भाप बन के। तो दो संभावनाएं हैं। तो आप कैसे कहोगे तो आपकी जमीन में कितना सीपेज है, क्या है, इस जमीन का चुनाव करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर को जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए का मतलब क्या है कि आपका ऊपर से जो खड्डा खोदा है पानी का भरो, उस पर घास फूस डाल के या प्लास्टिक सी डाल के उसको बंद कर दिया, तो अब पानी जो भी जाएगा जमीन के अंदर जाएगा, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो आप 24 घंटे के बाद देखो, 24 घंटे के बाद आपका कितना पानी उसमें गया या कितना पानी रहा, उसको नाप लो। नापने के बाद नोट कर लो, हो सकता है 100% गया या 1/3 गया या सारा चला गया। के बाद भी आप उसको फिर दोबारा पानी का भरो, फिर 24 घंटे देखो, फिर नोट कर लो कितना पानी गया। थर्ड टाइम फिर आप ऐसे करो, 3 बार आपको रिपीट करना, 3 दिन 24-24 घंटे के लिए। तीसरी बार अगर आपके तालाब में बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं लगती, तो वहां पे आपका तालाब नहीं बनेगा, वो रिजेक्ट हो गया। अगर आपके तालाब में 4-5 इंच पानी गया, मतलब उसको परफेक्ट जमीन है आपकी, वहां पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप तालाब आराम से कच्चा बना सकते हो। पर अगर आपका तालाब 50% पानी गया है उसमें से, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत सिंपल ट्रीटमेंट देके आप उस तालाब को सीपेज बंद कर सकते हो। तो सिंपल ट्रीटमेंट क्या होती है, आपने कभी जो बोरवेल कराया, अगर किसी ने पता होगा, तो बोरवेल में 50-50 किलो के बैग्स आते हैं, उसको बोलते हैं बेंटोनाइट। बेंटोनाइट डालते हैं बोरवेल में, मशीन बोरवेल करती रहती है।
तो उस बेंटोनाइट का अगर आप 1 टन अपने पॉन्ड खोदें 1 हेक्टर का, और उसमें 1 टन बेंटोनाइट डाल दें, तो उस पूरे तालाब की आपकी अगर ऐसे सीपेज आदि हो रही थी उसको बंद कर देगा। तो ये फायदा हो गया, क्योंकि बेंटोनाइट यहाँ लोकल नहीं मिलती, बाहर से आती है, आपको अरेंज करने में दिक्कत आ सकती है, महंगी भी हो सकती है। तो एक तरीका दूसरा है कि आप मिट्टी, गोबर और चूना, तीनों को बराबर मात्रा में ले लें, और आपके जो तली है उसमें 1-1.5 इंच की लेयर पूरे में बिछा दें पौंड की तली में। तो वो ये थोड़े दिन में केमिकल रिएक्शन करके सड़ के आपके पूरे तालाब की जो सीपेज है उसको बंद कर देगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपको टेस्ट करना है, आपके तालाब बहुत अच्छा है, उसमें कोई सीपेज नहीं है, अच्छी पानी उसमें रुकता है, लेकिन आपने कभी देखा होगा तालाब बना 1 साल तालाब को हुआ, 1 साल के बाद उसके 10 फीट का आपका बंद बनाया था, 10 फीट में 2 फीट की चौड़ाई रहेगी बांध की, ऊपर से 1 फीट की रहेगी, सारे बंद काट काट के आपका बंद कट कट के सारा पानी के अंदर चला गया। आपको फिर हर साल के बाद फिर रिपेयर करो बांधों की। वो कारण है आपकी जो मिट्टी है वो बांध बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर वो उपयुक्त नहीं है तो आपके बांध कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे ही 5 पॉइंट से आपको मिट्टी उठानी है, मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनानी है, गोलियां बना के किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में किसी टब में डाल दें। अगर वो गोली 24 घंटे तक आपके पानी में अपनी जैसी शेप है, साइज है, उसको बनाए रखती है, तो उसका मतलब उस मिट्टी से आप बांध भी बना सकते हो। अगर वो 24 घंटे के अंदर घुल जाती है तो मतलब वो मिट्टी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, बांध नहीं बना सकते, उसमें सीपेज होगी, धीरे धीरे करके कटेगा वो और आपके बांध का नुकसान होगा। तो जब ये स्थिति है, पानी रुक रहा लेकिन बांध नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, ज्यादातर हिस्सा तालाब का कोशिश करनी है कि जमीन के अंदर खुदे और ऊपर बांध थोड़ा सा ऊपर आए, या बांध ज्यादा ऊपर बनाना ही है तो आपको बाहर से मिट्टी लाके बांध में ट्रेस बनानी है, उसको मजबूती देनी है ताकि आपका बांध नहीं कटे। ये थे बांध के लिए मिट्टी की जांच करने का तरीका। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हालांकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि तालाब कितनी तरह के होते हैं, आप कितने तरह के तालाब, अलग अलग तरह के मछली पालन करते हैं, रंगीन करता है, कैटफिश करता है, या कटला रोहू निकलता है, सबके लिए अलग अलग तरह के तालाब बनते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा फायदा देने वाला जो तालाब होता है, तो मिट्टी का तालाब। मिट्टी के तालाब पे ही कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे उपयुक्त है, अगर मछली का तालाब आप बनाते हैं तो उसके आपको बहुत सारे फायदे हैं। पर आपको मछली पैदा करना जरूरी है, बहुत इंटरेस्टेड है, आपको करना ही है, तालाब मिट्टी का बन नहीं सकता, तो उसकी जगह आप पॉली लाइनिंग कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा जो टैंक है वो सीमेंटी टैंक्स आते हैं। सीमेंटी टैंक कैसे होते हैं, फेरो सीमेंटी होते हैं, जो छोटी छोटी टंकियां घर में रखते हो आप। आरसीसी के टैंक बना सकते हैं, जैसे छतें बनती हैं आरसीसी के, ऐसे टैंक बना सकते हो। ईंटों की दीवारों वाले आप ईंटों के तालाब भी बना सकते हैं। और या जो चौथा तालाब है, मिट्टी, पॉलीलाइन और सीमेंट, और उसके अलावा एक आता है FPR, हाँ ये फाइबर ग्लास के जो टैंक आते हैं, FRP टैंक जिसको बोलते हैं, फाइबर ग्लास टैंक बोलते हैं, इसको भी आप ले सकते हो। तो 4 तरह के टैंक अपने पास टोटल होते हैं। अब तालाब मिट्टी का मैंने कहा सबसे अच्छा होता है, और जो उसकी डेप्थ है, और 1 मीटर से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए पानी की डेप्थ, और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, उसकी जितनी चौड़ाई है उसकी लंबाई डबल होनी चाहिए, और कच्चे तालाब हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए। पर अगर ऐसे न बने तो आप ये पॉलीलाइन टैंक्स बना सकते हैं। पॉलीलाइन टैंक ये तो नहीं है कि 2-2 हेक्टर के तो नहीं बना सकते, छोटे टैंक बना सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना कि जब भी आप पॉलीलाइन टैंक बनाएंगे, नॉर्मल कच्चा तालाब बनाने के लिए आपको जमीन पे निर्भर करता है कैसी जमीन है आपकी, तो ज्यादातर आपका 5 से लेके 7.5 लाख तक आपका कच्चा तालाब बन जाता है। लेकिन जब पॉलीलाइन की बात करें, पॉलीलाइन टैंक भी 2 तरह के बनते हैं। एक तो टेम्परेरी यूज के लिए, टेम्परेरी यूज क्या, अभी जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे समुद्र के किनारे हैं, वहां पे क्या करते हैं, एक क्रॉप लेते हैं उठा के खत्म, उसके लिए आप टेम्परेरी टैंक्स बनाते हैं। जस्ट एक खड्डा खोदा, उसे प्लास्टिक की सीट डाली, एक क्रॉप ली, उसके बाद 1 ली या 2 ली सीट के साथ, वो फट गई, फिर दूसरी लगा दी, फिर दूसरी लगी। ये जो सीट आती है तकरीबन 250 माइक्रोन की आती है, 250 माइक्रोन की सीट है, और इसकी ये सस्ती होती है, ये तकरीबन आपको 50-60 रुपए मीटर पड़ जाती है। लेकिन इसमें 3-4 क्रॉप निकालो, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। इसकी बात जो दूसरे आती है, परमानेंट आती है। एक
जो सीट है वो 50 साल तक भी चल सकती है। 50 साल तक भी आपको कोई नुकसान नहीं, एक बार बना दिया आपका टैंक 50 साल तक भी उसमें कोई लीकेज नहीं आएगी। वो जो सीट है वो आती है 750 से लेके 1000 माइक्रोन तक, ठीक है। उसकी मोटाई बढ़ जाती है क्योंकि वो मजबूत होगी, 750 से लेके 1000 माइक्रोन होगी। लेकिन उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 150 रुपए से लेके 200 रुपए मीटर तक, बहुत कॉस्टली हो जाती है। दूसरा, उसको आपको ऐसी खुली छोड़ोगे तो ऊपर का हिस्सा जो पानी से बाहर का हिस्सा है, पानी के अंदर के हिस्से में कोई नुकसान नहीं होगा। जो पानी से बाहर का हिस्सा है, ये धूप की वजह से जो यूवी रेडिएशन वगैरह है आपकी, उसकी वजह से 4-5 साल में खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए आपको टाइलिंग करनी पड़ेगी, टाइल लगानी पड़ेगी या मिट्टी लगानी पड़ेगी। तो आपको इस तरह के जो टैंक हैं वो 40 से 50 लाख रुपए पर हेक्टेयर पे जाते हैं। तो आपकी यहाँ कॉस्ट बढ़ गई। आप जब ऐसा कल्चर करते हैं 40 से 50 लाख रुपए आप लगाएंगे तो आपको बहुत हाई कॉस्ट जो बोलते हैं ना, कैश क्रॉप जो बोलते हैं, झींगा पैदा किया या आपने बहुत कैटफिश पैदा की या पंगास पैदा की, जो कम टाइम में कम पानी में ज्यादा पैदा हो रही है। अगर इसमें आप कतला रोहू पैदा करोगे तो कतला रोहू में तो आपको जो आपने खाना खिलाया, जो बच्चा खरीदा, पूरे साल चौकीदारी की, पानी भरा, और जो प्लास्टिक सीटें लगाने का आपका ब्याज आया, उसमें आपको सारा सारा पैसा चला जाएगा। आपको प्रॉफिट होगा पूरे साल के बाद 0। तो ध्यान रखना कैसे टैंकों को बनाना, तो कैश क्रॉप के लिए बनाना। दूसरा, फेरोसिमेंट टैंक्स है, छोटी छोटी टंकी है 1000 लीटर की, आप बना सकते हैं। इसमें बीच में वायर होती है, वायर में और वाटर प्रूफ केमिकल डाल के और सीमेंट का आप उसको बनाते हैं। ये जो टैंक है ये भी मछली पालन का लार्ज स्केल कमर्शियल, आप लाखों करोड़ों के बिजनेस कर सकते हैं इसमें भी। और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, या तो आपकी रंगीन मछली कर सकते हैं इस तरह के टैंकों में, रंगीन मछली के लिए बहुत अच्छे हैं। या आप दूसरा जो आपके पास है, आपके रंगीन मछली के अलावा कर सकते हैं आप इसमें आपकी मागुर जो आती है या आपकी सिंगी है, उनको लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है, 1 मीटर के टैंक में ही पैदा कर सकते हो। तो ऐसी मछली आपके पास जगह कम है तो बैक यार्ड में घर के पीछे रखे आप 10 टंकी 20 टंकी 50 टंकी रखे, इसमें भी आप मछली पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी मिलती है इसके लिए। थोड़े स्तर पे ऐसा नहीं कि बड़े टैंक बनाओगे जब भी सब्सिडी मिलेगी, जब पैसा मिलेगा, आप बैंक से भी और गवर्नमेंट से भी इन चीजों के लिए भी आप सब्सिडीज आपको मिल सकती हैं। ये बहुत सस्ती होती है, छाया में रख के आप इसको बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप आरसीसी के कुछ टैंक्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगेन वही है कि आरसीसी के टैंक में जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे वो आपके लिए कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका ब्याज और जो जाता है, पैदावार कम होती है, बीमारियां बहुत आती हैं। ये टैंक्स ज्यादा पर गवर्नमेंट सेक्टर में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, हो जाते हैं। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन में ये बहुत फायदेमंद नहीं है। केवल आपको इन पॉन्ड रेस में बनाना है आपको, या आपको बायोफ्लॉक करना है, या आपको रेस करना है, उसके आरसीसी के टैंक्स आप में यूज कर सकते हैं उसके लिए। दूसरा, सीमेंट की टंकी। आप आरसीसी बहुत कॉस्टली है, आप आरसीसी का जो टैंक है बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें आपको मालूम है कि उसमें सरिया भी डलता है, कंक्रीट भी डलती है, सीमेंट भी बहुत डलता है, बहुत कॉस्टली होता है। 1000 रुपए पर क्यूबिक मीटर उसका मटेरियल पड़ता है आपको, वो बहुत कॉस्टली है। उस जगह सस्ता थोड़ा ईंट का पड़ता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि ईंट में 3000 से 5000 लीटर से ज्यादा टंकी नहीं बना सकते। इससे बड़ी अगर बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। इसलिए अगर आपको छोटा ऑर्नामेंटल फिश का या सिंगी का बच्चा पैदा करने का, या मागुर का बच्चा पैदा करने का, या उसको पालने का आपको काम करना, तो 3000-5000 लीटर की आपको छोटी टंकियां बना के वो काम आप कर सकते हैं। ये बनाना सस्ता है, काफी सस्ती आती है, और ये आपको छोटे एरिया में घर के पीछे भी आप इन टंकियों में काम कर सकते हैं। फिर दूसरा एफआरपी टैंक्स, ये अगेन वही आपको बायोफ्लॉक करना या रेस करना, या आपको हैचरी डालनी, या आपको ऑर्नामेंट से करना, उसके लिए ये टैंक्स यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अगेन ये बहुत कॉस्टली है। एक ही टैंक है 6 फीट के डाया का, इसकी कॉस्ट आती है 50,000 के आसपास। और दूसरा, इसको ओपन धूप में रखेंगे तो 4-5 साल में बेकार हो जाते हैं, हमेशा शेड में रखना होता है। तो ऐसे टैंक्स को आप यूज कर सकते हैं ये। लेकिन ये कैश क्रॉप टाइप की बिजनेस है, उसको लिए ही यूज करना है आप। अब दूसरा आता तालाब के प्रकार के बाद निर्माण करने की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है तालाब जब हम निर्माण करते हैं कि तालाब का आकार कैसा होना चाहिए। वो गोल होना चाहिए, तिकोना होना चाहिए, चकोर होना चाहिए, आयताकार, वर्गाकार, कैसा होना चाहिए। अगर मछली पालन की बात करें तो कैसा भी हो, जिस जगह में पानी रुक जाता है, पानी होता है, वहां पे मछली पैदा हो सकती है। पर जब हम प्रॉफिटेबल की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट की बात, तो जो तालाब का आकार है आपका, उसकी शेप है, वो भी
उस पर निर्भर करता है कि आपका प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो कैसे, जो ज्यादातर ये कहते हैं कि जो तालाब आयताकार होते हैं, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। और उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या होना चाहिए, ये कहते हैं कि अगर आपके तालाब की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसकी लंबाई 40 मीटर होनी चाहिए, मतलब उसका रेशो 1:2 होना चाहिए, वो चौड़ाई का लंबाई डबल होनी चाहिए। अब इसकी ये कहते हैं ये प्रॉफिटेबल होता है कैसे, इसका जस्टिफिकेशन अगर मैं सिंपल सा देता हूं आपको। जब आप एक तालाब बनाते हो, चौड़ा और लंबा दोनों बराबर बनाते हैं, आपको या मैं ये कहता हूँ कि आपको 0.24 या 125 हेक्टेयर का एक तालाब बनाना है, तो उसके लिए आपको अगर उसको आप उसको आयताकार वर्गाकार बनाएंगे तो 50 x 50 मीटर का बनेगा। ओके, पर जब मैंने दूसरा एग्जांपल करके आयताकार होना चाहिए, तो आयताकार के लिए क्या क्या बना सकते हो आप, उसको 25/100 का भी बना सकते हो, बन गया आपका 25 मीटर बाई 100 मीटर। अब यहाँ पे फायदा कैसे हुआ, फायदा इसलिए होगा कि जब आप जाल खरीदेंगे, 50 मीटर का चौड़ाई है तो 50 मीटर का जाल चाहिए आपको, और एक तालाब की चौड़ाई 25 मीटर है तो आपको 25 मीटर चाहिए, तो जो आपका जाल है जो चलाने के लिए आपकी डबल कॉस्ट लगेगी। और आपको मालूम है हर साल ही जाल खरीदना पड़ना पड़ता है, क्योंकि वो तो कॉटन के धागे के या नाइलॉन के एक साल 1.5 साल 2 साल में खत्म हो जाते हैं। तो जाल की जो कीमत है उसके इनपुट की पे आपका 50% प्रॉफिट हो गया। दूसरा, अगर आपको 50 मीटर के तालाब में जाल खींचना है तो आपको 7-8 आदमी चाहिए खींचने के लिए, और अगर आपको आधे साइज का है 25 मीटर का है तो आपके पास 3 आदमी 4 आदमी कर लेंगे, आपकी लेबर भी बच गई, जाल का पैसा भी बच गया। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर आप कतला रोहू मृगल का पालन कर रहे हैं, तो कतला रोहू मृगल तीनों जो मछली है वो गंगा नदी की मछली है, गंगेटिक कार्प बोलते हैं उसको। तीनों कार्प की बाय नेचर उनकी आदत है कि जितनी वो उनको लंबा चलने के लिए, लंबा दौड़ने के लिए स्पेस मिलेगा, उनकी उतनी ज्यादा बढ़वार होगी। तो एक 25 मीटर बाई 100 मीटर का तालाब लंबा है और एक 50 बाई 50 का तो छोटा है लंबाई में, तो यहाँ पे 4 गुना ज्यादा एरिया मिल रहा है भागने के लिए, तो नेचुरली उसमें उसकी पैदावार भी ज्यादा बेटर रहेगी। तो वो कैसे भी देखें कि आपको हमेशा वो फायदा ही देता है। तालाब का आकार जो हमेशा ही क्या होना चाहिए, वो आयताकार होना चाहिए, और उसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशो कम से कम 1:2 का होना चाहिए, मतलब चौड़ाई से उसकी लंबाई डबल कम से कम होनी चाहिए। फिर तालाब का क्षेत्रफल, एरिया कितना होना चाहिए, वो एरिया निर्भर करता है कि आप उस तालाब में क्या करने वाले हो। आप उसमें जीरो साइज का आपका जीरा पालोगे क्या, अंडे से जो बच्चा निकलता है जिसको स्पॉन बोलते हैं, स्पॉन पालना, तो नर्सरी तालाब है। नर्सरी तालाब 0.01 हेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर अगर आपको फिंगरलिंग करनी, फ्राई से फिंगरलिंग करनी हो 0.1 हेक्टर का होना चाहिए। अगर आप खाने वाली मछली करनी तो 0.5 से लेकर 2 हेक्टर का तालाब आपको प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा रहता है। ये अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तालाब है आप, पर ऐसा नहीं। अब ये जो लास्ट वाली बात है, मछली का उत्पादन करने वाली बात, कतला रोहू मृगल का, आप इन तालाबों में नहीं कर सकते, पहले 2 में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो तालाब का एरिया है 0.25 हेक्टर से कम तालाब में कतला रोहू मृगल का पालन कभी भी फायदेमंद नहीं होता। पर ऐसा नहीं कि आप इस छोटे वाले तालाब का जो काम कर रहे हो उसको बड़े वाले में नहीं कर सकते। आप जो जीरा है आपका जो स्पॉन है उसको बड़े तालाब में भी पाल सकते हो, बराबरी फायदेमंद है। केवल दिक्कत यही है कि आप उसमें हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है। आपको अगर हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 200 मीटर का लंबा अगर जाल आप खींचोगे, खींचते खींचते किनारे पे आओगे, बच्चा आपके चट्टी जाल में इतना रगड़ी खाएगा कि उसको जो इतना नरम बॉडी है उसकी, तो उसको सारे के सारे लास्ट आते आते उसकी मोर्टिलिटी होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको मजबूरी है बड़े तालाब में पैदा करना है, तो पूरे जो जाल है पूरे तालाब में एक साथ नहीं खींचना, छोटे छोटे टुकड़ों में जाल खींच के उसको बच्चे को आपको थिनिंग करना, उसको उठाना है। फिर उसके बाद आता है तालाब की गहराई। अब यहाँ पे हम सीधे जाते हैं तालाब की गहराई पे। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं तालाब की गहराई 10 मीटर गहरी करूंगा, ठीक है 10 मीटर गहरी करूंगा, मैं अपने तालाब में 10 गुना ज्यादा मछली डाल सकता हूँ, वो नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना,
आपके तालाब की गहराई क्या है, मछली की संख्या को उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो 1 मीटर है, चाहे वो 10 मीटर है, चाहे 50 मीटर है, चाहे 100 मीटर है। मछली की जो संग्रहण की जो दर है, जो आपको मछली छोड़नी है तालाब में, वो निर्भर करती है कि आपका पानी का सतह, ऊपर का एरिया, उसका सरफेस हवा के संपर्क में कितना आता है। वो 1 हेक्टर है, 2 हेक्टर है या 3 हेक्टर है, संख्या निर्धारण करता है उसका हवा के टच में जितना एरिया है। इसलिए गहराई कभी भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए गहराई अगर काउंट नहीं होगी तो हम गहराई करें क्यों भाई, गहराई करने की हमारी को जरूरत नहीं है फिर तो। पर एक दिक्कत है, जब आपकी तालाब की गहराई आप 1 मीटर ही या 1 मीटर से कम करते हो, तो वहां पे जो लाइट है वो बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा कैंची पैदा होगी। बहुत ज्यादा लाइट जाए पेनिट्रेट करेगी नीचे तली तक, तो बहुत ज्यादा पानी को गर्म करेगी, तो वो नुकसान करता है। बहुत ज्यादा गहराई करेंगे तो पानी में नीचे तक लाइट नहीं जाएगी, तो उत्पादकता कम हो जाएगी। कम भी नुकसान कर रही है और ज्यादा भी नुकसान कर रही है। पर अगर तो मछली की, मतलब हाँ जी, तो दोनों ही गड़बड़ है। तो पानी की गहराई इतनी करनी है आपको, सबसे पहले तो आपको कि आपकी मछली का ऊपर का पंख कभी भी आपको नजर नहीं आना चाहिए। जब वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो की भी हो जाए, जब भी उसका पंख आपको नजर नहीं आना चाहिए। पर पानी की गहराई इसलिए करते हैं कि उसकी उत्पादकता प्रॉपर बनी रहे। और दूसरा, जो पानी का तापमान, मैंने कहा था आपके तालाब की गहराई पे आपके तापमान का प्रभाव जो मछली पे पड़ने वाला, वो निर्भर करता है। क्यों? पानी का जो तापमान है और हवा का जो तापमान है, दोनों में तकरीबन 6 से 8 डिग्री का डिफरेंस रहता है। अगर सर्दी में आपके हवा का जो तापमान है और 25 डिग्री है, तो आपका जो पानी का तापमान है वो 18-20 डिग्री के आसपास पानी का होगा, जो पानी हवा के टच में है। लेकिन वो जैसे जैसे गहराई पे जाएगा, 1 मीटर जाएगा, 1 मीटर के नीचे जाके वो पानी गर्म होगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप तालाब की गहराई ज्यादा करोगे, जिस एरिया में सर्दी पड़ती है, तो वहां पे मछली के लिए नीचे गर्म पानी मिल जाएगा। गर्म पानी जब नीचे मिल जाएगा, मछली को पता होता है कहाँ गर्म पानी, वहां चली जाएगी, तो उसकी जो दुष्प्रभाव उसकी ग्रोथ पे पड़ना है वो नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब रिवर्स हम करते हैं, रिवर्स चलते हैं, गर्मी में जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, तो वो नीचे चली जाएगी। तो मछली अपने आप को पानी के तापमान के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है। और पानी जब आप 1 मीटर से ज्यादा रखेंगे, तो उसमें जो फ्लैक्चुएशन है वो मछली के लिए कम हानिकारक होती है। तो इसलिए तालाब की जो गहराई है, 1.5 मीटर से कम कभी नहीं रखनी, 2 मीटर से ज्यादा कभी नहीं रखनी। तो ये गहराई आपको डिसाइड करनी है उसके एरिया के हिसाब से। तो दूसरा, तालाब की बनावट कैसी होनी, तालाब का जो तली बना रहे हो आप, कैसी होनी चाहिए। तालाब की जो तली है, सबसे पहले तो एक बिल्कुल समतल होनी चाहिए। समतल का मतलब उसमें कोई चट्टान खड्डा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके तालाब में कोई चट्टान या खड्डा कुछ, आपका जाल जब खींचोगे, एक बार आप में मछली आएगी, वो एनिमल है और वो बहुत सेंसिटिव है। जैसे आपने जाल खींचा, सबको पता लग जाएगा कि जाल आ रहा है, तो सब उस खड्डे में जाके बैठ जाएगा। तो आपका समतल होना चाहिए ताकि उसे मछली नीचे ना ही रहे। दूसरा, मछली का तालाब में ढाल होना चाहिए। अगर आपको ढाल नहीं है, सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप झींगा पैदा कर सकते हो या करते हो, या कोई कैटफिश करते हो, मागुर का आपने जैसे नाम सुना कि मागुर को आप पकड़ते हो। मागुर को पकड़ने के लिए आपको तालाब का सारा पानी निकालना पड़ता है। हाँ, तो उस मछली को 100% आप जब भी पकड़ पाओगे जब आपका पूरा तालाब का पानी निकाल दोगे, हाथ से पकड़ना पड़ता है मागुर को। पर अगर आपने तालाब का ढाल नहीं किया, तो क्या होगा, जब आपका तालाब का पानी निकालेंगे, तो लास्ट में एक हालात ये आएगा कि इसको शाम का टाइम हो गया या ऐसा टाइम हो गया जब आप काम नहीं कर सकते, तो लास्ट में पानी 3 इंच 4 इंच पानी रुक गया उसका। तो मछली तो पूरे तालाब में बिखरी बिखरी रहेगी ना, थोड़ा थोड़ा पानी है, सारे में भागती रहेगी वो। तो इसलिए अगर आपका ढाल है, तो तालाब का एक कोने से सूखता आएगा और एक 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 बिल्कुल सूख जाएगा, और एक कोने में आपका 1 फीट पानी रहेगा। तो लास्ट में ज्यादा पानी मछली जहाँ है वहां इकट्ठी हो जाती है, एक में वो निकालने में आपको आसानी रहती है। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि एक कोने में पूरे तालाब का ढाल होना चाहिए। वो कम से कम 6 इंच का मान के चलते कि 6 इंच से कम ढाल नहीं होना चाहिए। 6 इंच का ढाल आपको कम से कम रखना चाहिए, ताकि आपको मछली हार्वेस्टिंग में आराम रहे। तो ये एक तरीका है कि उसका तालाब का ढाल रखना है।
फिर है आपकी बात, तालाब जब आप बनाते हो, तालाब बनाने के लिए बांध का जो ढाल है, इसको आप पानी की सतह से लेके उसके टॉप तक जो ढाल आता है, इसको ढाल बोलते हैं, पानी का ढलान बोलते हैं। और इसको तालाब का जो बांध है उसकी ऊंचाई बोलते हैं। तो जब हम बांध का ढाल की बात करते हैं तो उस तालाब को कभी भी हम ऐसा नहीं कि बिना ढाल का तालाब बनाएंगे, बिल्कुल सीधी ऐसे ऐसे खड़ा हुआ तालाब नहीं बना सकते कि यहाँ तक खड़ा किया, यहाँ तक पानी आया। तो ऐसे तालाब 6 महीने में से ज्यादा नहीं चल सकती। 6 महीने में अंदर अंदर पूरी दीवारें टूट जाएंगी और आपका तालाब सारा खत्म हो गया। तो इसलिए तालाब को हमेशा ढालदार बनाना है। ढालदार बनाने से क्या होगा, जब भी हवाएं चलेंगी या पानी हिलेगा तो आपके यहाँ पे ये नुकसान कम से कम होगा। और एक ये मोटा होने की वजह से, ऐसे ढालदार होने की वजह से आपके तालाब की मजबूती रहेगी, ढाल से रहेगा। तो ये ढाल कैसे हम निर्धारित करते हैं कि ढाल को 1 बाई 1 का रखना है या 1 बाई 1.5 का रखना है या 1 बाई 3 का रखना, कितना ढाल रखना, वो निर्भर करता है कि आपके जो तालाब की जो मिट्टी है उसमें बालू कितना है। अगर आपके तालाब में बालू 40% से ज्यादा है, 40% से ज्यादा बालुआई मिट्टी है आपकी, तो आपको ढाल 1-3 का बनाना है। जब आपके पास 30 से 40 है तो आपको इसको 1-2 का बनाना है। जब आपका 2 से नीचे है तो आप इसको 1-1.5 का बनाना है। और किसी भी हालत में, चाहे आपको 100% एब्सेंट है, बिल्कुल भी नहीं है आपकी बालू, तो जब भी आपको 1 बाई 1 से कम तो बनाना नहीं है। अब ये ढाल होता क्या है, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ से लेके ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी जमीन का लेवल है, यहाँ से आपके बांध की ऊंचाई है। ये मान लेते हैं कि 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो अब आपको करना, जब आपको ढाल 1 बाई 1 का बनाना है तो आपको यहाँ से 1 मीटर है ये, तो आपको यहाँ से यहाँ भी आपको 1 मीटर लेना है और इन दोनों को मिला देना है। ये आपका ढाल बन गया 1 बाई 1 का। जब आपको 2 करना है, ये 1 है तो यहाँ से 2 जाओगे, आपके 2 हो गया, फिर ये 3 जाएगा। ऐसे आपको ढाल इस पे निर्भर करता है ये करना। तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना, ढाल निर्भर करता है बालू का परसेंटेज कितना है। और आपके पास बिल्कुल भी बालू नहीं है, बिल्कुल क्ले सिल्ट है, उसके बाद भी आपको जो ढाल है 1:1 का ढाल तो आपको कम से कम रखना है। ये आपकी तालाब को मजबूती देता है, आपको नुकसान नहीं देता, और अच्छा आपका मजबूत तालाब हमेशा रहता है, पैदावार उसकी आपकी बन रहती है इस वजह से। फिर दूसरा, जब आप तालाब बनाते हैं, बड़ा तालाब बनाते हैं, जब आप 1 हेक्टर का, 2 हेक्टर का, 3 हेक्टर का, या हम कहेंगे 0.5 हेक्टर से ज्यादा आप तालाब बनाते हैं, तो अगर ऐसे तालाब को डायरेक्ट आप खोद के थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर डाल के सीधा बना दिया आपने, तो यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपको मतलब बहुत पानी का प्रेशर होता है, और वो आपके बांध बांध को कभी भी तोड़ सकता है। तो उसमें क्या करना है आपको, आपके तालाब को 2 हिस्सों में बांट देना, 2 लेवल बना देने हैं। एक यहाँ से खुदाई की 1 मीटर ये लगे, 1 मीटर छोड़ के यहाँ से 1-2 मीटर ये कर दिया, उसके बाद फिर ढाल बना, 2 ढाल बना दिए, 1:1 का ढाल ये बना दिया, यहाँ से फिर फ्लैट चला, फिर 1:1। ये आपका क्या होगा, पानी का आधा प्रेशर यहाँ ब्रेक हो गया, पानी के प्रेशर को ब्रेक यहाँ हो गया, आधा यहाँ, 2 हिस्सों में बढ़ गया पानी का प्रेशर। तो ये आपका बांध कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये कभी टूटेगा नहीं। तो आप ये डबल लेयर में आपका पॉन्ड बन जाता है, ये आपको हमेशा काम आता है। और एक, जब यहाँ पे आपको जब पानी की बहुत ज्यादा गहराई होती है तो आपको यहाँ चल के मछली पकड़ने में और देखने में ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। इसको बर्म बोलते हैं। ये बर्म हमेशा, जब भी आप 0.5 हेक्टर से तालाब बनाते हैं तो बर्म का आपको निर्माण करना ही चाहिए। ये बात हमने कर ली है। फिर दूसरा, ट्रेंच का निर्माण, मैंने कहा था ना कि तो ऐसे तालाब जहां भी करने तो आपको एक खाई खोदनी है और उसमें बाहर से कोई मिट्टी मजबूत ला के डालोगे तो यहाँ से आपकी सीपेज नहीं होगी और आपका बांध कमजोर नहीं होगा, लीकेज नहीं होगी। तो ऐसे बांधों में आपको 1 मीटर की कम से कम करके आपको ट्रेंच बनानी है। तो जिस जहाँ पे बलुआई ज्यादा मिट्टी होती है खासकर वहां तो इसको लेना ही है। तो बलुआई मिट्टी में अगर थोड़ी सी भी लीकेज होगी, धीरे रिसाव आता है, और रिसाव आते आता धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा तो पूरा बांध टूट जाएगा। इसलिए बांध के बीच में सेंटर में एक कोर बना के, एक ट्रेंच बना के, उसमें ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, उसको ठोक ठोक के भरते हैं इस ट्रेंच को। तो यहाँ से इसमें लीकेज नहीं होगा, सीपेज नहीं आएगा ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो आपका कोई डैमेज कभी बांध नहीं होगा। फिर दूसरा, तालाब में जो पानी है वो 2 साधन से आता है आपके पास, या तो ग्राउंड वाटर आएगा या आप किसी नहर से, किसी कैनाल से, या नदी से, या किसी झील से लोगे। वो दोनों पानी अगर आप डायरेक्ट पानी के अंदर पाइप छोड़ के
पानी छोड़ोगे, दोनों पानी आपके लिए नुकसानदायक है, दोनों आपको नुकसान करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप बोरवेल का पानी डायरेक्ट पानी के अंदर पाइप छोड़ दिया तो क्या होगा, वो जीरो ऑक्सीजन का पानी पानी में जाएगा, पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी, सारी मछली जाग जाएगी, और आप लगातार बोरवेल चलाते रहेंगे तो ऐसे मछली जागती रहेगी, और कभी कभी हालात ये आएंगे कि ऑक्सीजन बहुत कम होने के बाद आपके तालाब में मछली को मरना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, पानी जब आप डालने का साधन करें, ये बांध बनाएं तो यहाँ पे ऊपर से फ्री बोर्ड, थोड़ा खाली जगह होती है, 1 फीट छोड़ के एक पाइप लगा दें। इस पाइप को लगा के जब पानी यहाँ से तालाब में आएगा, ग्राउंड वाटर, बोरवेल का पानी यहाँ से तालाब के अंदर गिरेगा, तो जब यहाँ से ऐसे गिरेगा, यहाँ पे आपने भी देखो पानी के ऊपर पानी गिरता है, बहुत सारे बबले उठते हैं। उबले का मतलब जो हवा है वो हवा आपके पानी में घुल रही है। अगर हवा घुल रही है तो उसमें ऑक्सीजन है 21%, तो आपके पानी में जो जीरो, एक तरफ से जीरो ऑक्सीजन आ रही थी, ये बुबले उठ के पानी गिरने की वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, तो आपके तालाब में कभी भी पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, आपको ग्राउंड पानी डालने से कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, जब आप कहीं से किसी बांध से या नहर से या नदी से पानी लेके आते हो, उसके साथ बहुत सारी जंगली जानवर आते हैं, कीड़ा आया, मेंढक आए, सांप आए, जंगली मछली आई, वो सारी आके आपके यहाँ नुकसान करेंगी तालाब में। पर अगर आप ये ऐसा पाइप ऊपर लगा दे, इसको बोलते हैं इनलेट बोलते हैं, अगर आप इनलेट लगा दोगे तो इनलेट के यहाँ आप जाली लगा के बांध सकते हो, जिसका आपा बोलते हैं या जाली बोलते हैं, तो उसमें पानी गिरेगा, सारा की सारी मछली, जो जंगली मछली, कीड़ा, सांप, मेंढक जो भी आएगा उसमें छन जाएगा और पानी सारा तालाब में चला जाएगा, लास्ट में सारे को निकाल के आप दूर हटा सकते हो। तो ये आपको फायदा करता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे आउटलेट आपको लगाना ही लगाना होता है। फिर जितना इंपॉर्टेंट, जितना फायदेमंद ऊपर यहाँ पे इनलेट लगाना है, वैसा ही आपको पानी निकालने के लिए आपको उसकी तली में पाइप लगाना है, उसकी बॉटम में पाइप लगाना है। बॉटम में पाइप क्यों लगाना है? अगर आप बॉटम में पाइप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पानी ऊपर से खाली करना पड़ेगा। ऊपर से खाली पानी करने का मतलब आपको मोटर चलानी पड़ेगी बिजली की, या डीजल पंप चलाना पड़ेगा, जब ही आपका पानी खाली होगा। अगर खाली नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे जब भी आप बांध बनाना शुरू करो, सबसे पहले उसकी तली में एक पाइप दबा दें। अब मजबूरी हो सकती है कि आप उस पाइप को दबाना आपके लिए संभव नहीं, क्योंकि पाइप जब ही दबेगा, इधर जमीन का लेवल अलग है, इधर जमीन का लेवल अलग है, तो जब ही होगा। पर हो सकता है अगर आपकी जमीन से थोड़ा दूर पे जाके लेवल थोड़ा कम हो रहा है, तो नदी नाला कोई आ रहा है तो इसको थोड़ा नीचे यहाँ ट्रेंच बना के आप ले जा सकते हो, वहां छोड़ सकते हो। पर अगर नहीं है संभव तो उसको फिर आप मजबूरी नहीं कर सकते। पर अगर संभव है तो नीचे बॉटम में आपको पाइप लगाना है, और यहाँ पे इसको आपको बैंड भी लगाना है, बैंड लगा के यहाँ से प्लग करना है, और इसको बाहर बोलते हैं, इसका एल्बो बोलते हैं, इसको पानी की सरफेस तक पाइप को खड़ा करना। अब इससे क्या फायदा होगा तली में लगाने से? एक तो जब भी आपको खाली करना, नीचे से यहाँ से प्लग निकालो, पूरा तालाब का पानी अपने ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। दूसरा, आपके तालाब में जब आप बहुत सारा खाद डालते हो, बहुत सारा गोबर डालते हो, तो मच्छी पूरी करती है, या मौसम खराब हुआ, तालाब के पानी में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है, अमोनिया बनी, या सड़े हुए अंडे की, जिसको बदबू बोलते हैं, जिसको एस्ट्रेस बोलते हैं हम वैज्ञानिक तौर पे, वो गैस बन गई, अमोनिया बन गया, वो सारी की सारी मछली को मारती है, और वो सारी तली में रहती है। तो तली में अगर ऐसी दिक्कत है तो तली के यहाँ से प्लग निकाल के, तली का पानी निकाल के आप उसे पानी डाल सकते हो, तो ये फायदेमंद रहता है। पर अगर आपको कभी रूटीन में ही पानी चेंज करना है तो आप इसको एल्बो को हार्वेस्टिंग के लिए, पानी को साफ करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए करना, तो एल्बो लगा दोगे, आप उसको डाउन करके इसको एल्बो घुमा के आप उसके लेवल से आप कम ज्यादा पानी भी तो कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको पानी निकालने के लिए भी एक साधन उसमें रखना है। ये थोड़ा सा जानकारी थी जो भी हमारे पास थी कि तालाब बनाना, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी, क्या क्या जगह को चुनाव करना, तो वो आपको हमने बताने की कोशिश